हमारे जवानों का मनोबल नीचा ना करे कांग्रेस। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब बच्चों के लिए 25% छोड़कर सभी कोटे होंगे खत्म। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, एक हफ्ते में बताएं कितना घटा प्रदूषण। 15 के बजाय एक हफ्ते में क्यों ना खत्म किया जाए ट्रायल। टेप कांड में अमित जोगी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए किया बाहर। अमित ने कहा, मेरे साथ हुआ पक्षपात, अजीत जोगी को भी निकालने की मांग। संजय दत्त के लिए बड़ी खुशखबरी, 114 दिन की सजा माफ, अब 27 फरवरी को ही जेल से बाहर आ सकते हैं मुन्ना भाई। शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी खामोश ने तोड़ी बीजेपी के अंदर गुटबाजी पर खामोशी। विस्फोटक किताब का आडवाणी करेंगे विमोचन, मोदी को भी न्योता। और उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया। अमेरिका ने बताया भड़काऊ कदम, दी कार्रवाई की चेतावनी। जापान, दक्षिण कोरिया भी नाराज। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर जांच का काम शुरू है और सभी पहलुओं से एनआईए की टीम जांच के काम में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो पूरे मामले को नया ही मोड़ देते हैं। अब यह भी सामने आने लगा है कि एयरफोर्स बेस कैंप में आतंकी कैसे घुसे और उन्हें मारा कैसे गया। दरअसल इन सारे बिंदुओं पर एनआईए की जांच घूमेगी और इसी में छिपा है पठानकोट आतंकी हमले का सच। पठानकोट आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 6 आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए थे। उन्हें बाकायदा एयरफोर्स पर कब्जा करने के मकसद से तैयार किया गया था और यह ट्रेनिंग दी गई थी रावलपिंडी में। यह खुलासा किया है अमेरिका के व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी ने। पाकिस्तान के 6 आतंकवादियों ने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला किया। निशाने पर था पूरा एयरफोर्स बेस, लेकिन ये टेक्निकल एरिया में नहीं घुस पाए और पहले ही सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादियों ने जिस अंदाज में हमला किया वो सामान्य हमला नहीं था। ये आतंकवादी एक सैनिक की तरह ट्रेंड किए गए थे। इनके पास बड़े बड़े हथियार थे जिन्हें ये बखूबी चला रहे थे। इन हमलावरों के पास एयरफोर्स बेस के बारे में सभी बेसिक जानकारियां थी। ये सब इसलिए क्योंकि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स ने ट्रेनिंग दी थी। नए खुलासे के मुताबिक पठानकोट पर हमला करने वाले सभी 6 आतंकवादियों को पाकिस्तान की एयरफोर्स बेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों को रावलपिंडी एयरफोर्स बेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इन लोगों ने रावलपिंडी में 4 बार मॉक ऑपरेशन किया था, जिसमें एयरफोर्स बेस में घुसने और उसे धमाके से उड़ाने को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। खबर तो यह भी है कि 6 में से 4 दहशतगर्दों की ट्रेनिंग बहावलपुर में हुई थी, जहां जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है, और केवल 2 का प्रशिक्षण रावलपिंडी एयरफोर्स बेस पर हुआ था। पठानकोट हमला पूरी तरह से सफल रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। इसके लिए 4 बार मॉक ड्रिल कराई गई ताकि नाकामयाबी का थोड़ा सा भी चांस नहीं रहे। हालांकि ये ट्रेनिंग आतंकवादियों के ज्यादा काम नहीं आई। आतंकियों को चेकिंग पॉइंट्स को पार करने की ट्रेनिंग दी गई। एयरफोर्स बेस पर कैसे कब्जा किया जाता है यह भी बताया गया था। बड़े हथियारों को चलाने के साथ हाथों से लड़ने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई थी। गिरफ्तार होने पर खुद को उड़ा लेने की सख्त हिदायत दी गई थी। पहले भी भारत में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने के खुलासे होते रहे हैं।
26/11 का गुनहगार कसाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन सबूतों को नहीं माना। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बार नवाज शरीफ इन सबूतों को मानेंगे? सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस बीच इस पूरे मामले में एक और अहम कड़ी जुड़ रही है। पठानकोट एयरबेस के बाहर अब से कुछ देर पहले एक संदिग्ध को एक बैग के साथ पकड़ा गया है। सुरक्षा बलों ने इस संदिग्ध को पकड़ा है। क्या ये संदिग्ध भी किसी वैसे ही इरादे के साथ यहां पहुंचा हुआ था जैसा कि हमने बीते दिनों में देखा है, या फिर ये कोई भटका हुआ शख्स है जो यहां तक पहुंच गया है और जिसके साथ ये बैग है? ये कहना मुहाल है, लेकिन हर एक एहतियात बरती जा रही है। इस आदमी को घेर लिया गया है और अब इससे ये बैग खोले जाने के लिए ये आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। आपने देखा है कि इसको घेर लिया गया है और अब इसको ये कहा जा रहा है कि वो खोले और दिखाए कि इस बैग के अंदर क्या है। हालांकि क्या ये तरीका ठीक है जिस तरीके से बैग को चेक करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐसा ही तरीका ऑफिसर निरंजन ने भी अपनाया था जबकि वो बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और जिसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा खैर ये एक्सपर्टीज की बात है और ये सुरक्षाकर्मी बेहतर जानते हैं कि ये सब कैसे हैंडल किया जाना है। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये कि ये शख्स जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये वो संदिग्ध है जिसे अब से कुछ देर पहले यहां नैब किया गया है। एयरफोर्स बेस स्टेशन के बाहर ये घूम रहा था और इसके पास ये बैग भी था और इसकी हरकत संदिग्ध नजर आने के बाद इसे चारों तरफ से घेरा गया और इसे कहा गया कि ये नील डाउन करे और खोलकर दिखाए बैग में क्या है। ऐसा भी लगता है या तो इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता ये कमांड फॉलो कर रहा है, और या फिर इतना स्टबर्न है, इतना ढीठ है ये कि ये बातें नहीं मान रहा था और इसलिए फिर जवानों को इसके साथ बल प्रयोग करना पड़ा। इसे पहले हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया और फिर पैरों से टटोल कर यह देखने की कोशिश की गई कि इसके बैग में एक्सप्लोजिव्स हैं या नहीं। सुधाकर द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पठानकोट में 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात जबकि यह हमला शुरू किया गया, उसके कुछ ही देर बाद से हमारे संवाददाता सुधाकर द्विवेदी पठानकोट पहुंच गए थे और वहां से हर पल की जानकारी आप तक उन्होंने पहुंचाई है। अभी अभी वो वहां से लौट कर आए हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। सुधाकर, अगर ये एक और शख्स वहां मिला है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्योंकि कई जगहों पर बिल्डिंग एक्सप्लोड कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि उसके अंदर जो आतंकवादी थे वो उसी एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो गए होंगे, लिहाजा कोई क्लियर कट पिक्चर इस बारे में कि बॉडीज रिट्रीव की गई हो, नंबर्स पता हो और ये तय हो कि इतने लोग मारे गए जो टेररिस्ट पहुंचे थे, ये तस्वीर साफ नहीं थी। लिहाजा ये व्यक्ति भी जो पकड़ा गया है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। निश्चित रूप से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पठानकोट इस समय हाई अलर्ट पे है। सबसे बड़ा आपका डिब है वहां पे, एयरबेस सबसे बड़ा वहां पे है, एशिया का दूसरे नंबर का एयरबेस और वो माना जाता है कंटोनमेंट एरिया। 2 दिन पहले भी 4 तारीख की सुबह भी इस तरह के 2 लोगों को देखा गया था जो आर्मी के यूनिफॉर्म में थे, कंबल ओढ़े हुए थे, लेकिन बाद में जब सैनिटाइज करके पूरे इलाके की छानबीन पंजाब पुलिस और सेना ने मिलकर की थी तो करीब 3 घंटे के सर्च के बाद ये बात सामने आई थी कि यह एक मॉक ड्रिल थी। लेकिन चूंकि अब वहां पर इतना बड़ा हमला हो चुका है इसलिए सुरक्षा एजेंसियां कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस शख्स को पकड़ा गया है, जिसकी अभी सर्च हो रहा है, जिसकी जांच चल रही है, ऐसा संभव है कि वो संदिग्ध हो और ऐसा भी संभव है कि एक मॉक ड्रिल के तहत ऐसा किया गया हो। लेकिन चूंकि जिस तरह से पिक्चर्स वहां से आ रहे हैं, वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, उसको जिस तरह से घेर रखा सुरक्षा एजेंसियों ने, निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन इतना तय है कि अब पूरा पठानकोट का इलाका, बल्कि यह कहा जाए कि पंजाब और हिमाचल जम्मू कश्मीर का लगने वाला इलाका जो है पाकिस्तान से, उसमें बहुत ज्यादा सरगर्मी बढ़ा दी गई है। भारत की तरफ से चप्पे चप्पे पर इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, सेना अपने कंटोनमेंट एरियाज में बहुत ज्यादा अलर्ट पे है और पंजाब पुलिस को उसी तरह से अलर्ट रखा गया है। बड़े सामान्य अनुभव की ये बात है कि अब हर किसी को ये पता है कि वहां सिक्योरिटी बीफअप कर दी गई है। अब किसी भी तरीके का अगर उधर से कोशिश होती है तो ये अतिरिक्त जोखिम लेने जैसा ही होगा। जाहिर है टेररिस्ट्स भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं होते कि तब जबकि सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई हो वो यहां पर पहुंचेंगे। लिहाजा नहीं लगता कि इस समय कोई टेररिस्ट यहां पहुंचा हुआ होगा। लेकिन ये जो सरगर्मी अब दिखाई दे रही है, जो एहतियात अब दिखाई दे रही है,
ये बार बार कहा जाता रहा कि अलर्ट के बाद आपको कम से कम ये करना चाहिए था कि आप मल्टी लेयर्ड वहां पर सुरक्षा घेरा बनाते, जिसको पेरीमीटर कहा जाता है टेक्निकली। ना तो वो दिखाई दिया, ना इस तरह की चौकसी पहले दिखाई दी। यही पहले होना चाहिए था जो इन तस्वीरों में हमको नजर आ रहा है कि हम रोक पाते पठानकोट जैसी घटना को। दिनेश, दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब पिछले साल सितंबर में दीनानगर पे हमला हुआ था तो उसका मोडस ऑपरेंडी सेम था। इसके बावजूद 7 महीने नहीं बीता और आपके एयरबेस पर फिदायीन हमला होता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारी सीमाओं पे जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो कितना ज्यादा चौकस हैं। चूंकि ये लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो रॉबी नजदीक का एक टेरेन इलाका है जहाँ पे फेंसिंग नहीं है और वहाँ पे तमाम सारे ऐसे नाले हैं, इस तरह से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जहाँ से आसानी से भारत में इंटर किया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब दीनानगर में इतना बड़ा आपने हादसा देख लिया है और आपका एक एसपी मारा गया था, पुलिस के जवान मारे गए थे, इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी सबक आपने क्यों नहीं ली? इस बार जो एयरबेस पे हमला हुआ है इस पे सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि सितंबर महीने में एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं सुधाकर कि वो जो इलाका है वो स्मगलिंग को लेकर पहले से ही कुख्यात है। यहाँ तक कि हाजी मस्तान भी उसी रूट का इस्तेमाल करते रहे। वही मसरूर बड़ा भाई नामक जो जगह है पाकिस्तान के पंजाब में, जो 10 किलोमीटर दूर है यहाँ बामियाल से, जो हिंदुस्तान का पंजाब का इलाका है, और उसी रूट का इस्तेमाल एक बार फिर से दीनानगर के मामले में भी हुआ था और उसी रूट का इस्तेमाल किया इस बार भी आतंकवादियों ने। क्यों नहीं उसको चेक किया जा सकता। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे एयरफोर्स बेस में आतंकी के घुसने से लेकर मारे जाने की पूरी कहानी। सुधाकर हमारे साथ बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक। नोएडा एक्सटेंशन में शातिर चोरों का कारनामा। 2 घंटे में साफ किए 18 घर। कब होगी गिरफ्तारी? कब होगा माल बरामद? जवाब तो सरकार रात 8:30 बजे। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी अभी तक कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जांच में उसका रोल अहम होगा। लेकिन अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। यह शख्स है इकागर सिंह, जो उस इनोवा गाड़ी का ड्राइवर था जिसे आतंकियों ने एसपी सलविंदर के पहले किडनैप किया था। इकागर को आतंकवादियों ने बाद में मार दिया, लेकिन एक खुलासे ने इस कहानी में नए ट्विस्ट ला दिए। पठानकोट आतंकी हमले में जांच की शुरुआत इसी पॉइंट से हो रही है कि 6 आतंकवादी पाकिस्तान सीमा पार करके पठानकोट एयरफोर्स बेस कैसे पहुंचे। इस दौरान इन आतंकवादियों ने 2 काम किए। पहले पगवाल और काशी बड़वा के बीच में टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह को उसकी इनोवा गाड़ी के साथ किडनैप किया। फिर कोहलिया गांव के पास उसका मर्डर करके वहां से एसपी सलविंदर सिंह को 2 लोगों के साथ अपहरण किया और उनकी गाड़ी से एयरफोर्स बेस के 2 किलोमीटर पहले तक पहुंचे।
सलविंदर सिंह की कहानी तो सभी जानते हैं, जो इस समय शक के घेरे में है और एनआईए के सवालों का जवाब दे रहे हैं। वहीं इकागर सिंह को अभी तक निर्दोष माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि सफर तय करने के लिए आतंकवादियों ने उसका इस्तेमाल किया, फिर मार दिया। लेकिन इकागर सिंह का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कह रहा है। इकागर सिंह के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात इकागर के मोबाइल पर पाकिस्तान से कॉल आया था। उसके बाद इकागर सिंह के फोन से लगातार 8 कॉल पाकिस्तान किए गए। खास बात यह है कि पहले पाक से फोन आया, उसके बाद भारत से पाक फोन किया गया। इकागर के फोन से जो 8 कॉल पाकिस्तान किए गए, उसके बारे में तो समझ में आ रहा है आतंकियों ने टैक्सी कब्जे में करके बंदूक के दम पर इकागर से फोन लेकर पाकिस्तान फोन किया होगा। सवाल उस कॉल पर खड़े हो रहे हैं जो पाकिस्तान से इकागर के मोबाइल पर आया था, और वो भी इनकमिंग कॉल 8 आउटगोइंग कॉल से पहले थी। पुलिस ने इकागर सिंह के फोन का पूरे साल का रिकॉर्ड खंगाला। पूरे साल इकागर को न तो पाक से कोई कॉल आई थी और न ही इकागर ने पाकिस्तान कोई कॉल किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इकागर सिंह को केवल 31 दिसंबर को ही पाकिस्तान से फोन क्यों आया? फोन करने वाला कौन था? क्या वो आतंकियों का सरगना था या कोई ड्रग तस्कर, या इकागर किसी षड्यंत्र का शिकार बन गया? सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। सुधाकर, यह भी एक बड़ा पेचीदा मसला है। अगर उसके पास कॉल आया था, उसके पहले कभी कॉल नहीं आया, उसका कॉल रिकॉर्ड ये बताता है पाकिस्तान से, तो उसको हैरान होना चाहिए था। फिर वो अपने ही घर में झूठ बोलकर ये क्यों गया कि पास में ही गांव में कोई बीमार है और उसको लेकर कहीं जाना है, लिहाजा मैं जा रहा हूं। मतलब ये कि वो भी कोई बात कंसील करना चाहता था, छिपाना चाहता था। और अगर पहले से कोई बातचीत, कम्युनिकेशन किसी दूसरे के साथ अक्रॉस द बॉर्डर नहीं हुआ था, तो वो क्या तथ्य था जिसको वो छिपाना चाहता था? ये एक बड़ी उलझी हुई पहेली है। निश्चित रूप से दिनेश, जब मैं उस समय पठानकोट में था तो वहां पे खुफिया एजेंसियों के कुछ लोगों से मेरी जान पहचान जिनसे हुई थी, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। उनका ये कहना था कि ये दरअसल इकागर सिंह निकला ये कह करके घर में कि सुबह किसी के यहाँ सगुन, शाम के वक्त किसी के यहाँ सगुन के लिए गाड़ी बुक कराई गई थी, उनको लेके गया वो, और रात में उनका फिर फोन आया कि हम लोग सुबह आने के बजाय रात में ही वापस जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को दोबारा लेने के लिए निकला था घर से, ऐसा कह के गया है जो खुफिया जानकारी, जो वहां के लोकल इंटेलिजेंस है उससे मेरी जो बातचीत हुई थी। अब सवाल यह है कि जिसके यहां सगुन के लिए गया था, क्या यह सच बोल के गया था? चूंकि अभी तक की जांच पड़ताल में कहीं पे भी यह बात सामने नहीं आई है कि इकागर सिंह ने जो इस बात का दावा, जो इस बात कह करके गया था कि सगुन के लोगों को जो मैं छोड़ने गया था, उनका फोन रात में ही आ गया था कि रात में ही वापस आना चाहते हैं। पहला तो यह शक की सुई के जो है उसकी तरफ जाती है, हालांकि वो दुनिया में नहीं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली कॉल पाकिस्तान से आना और फिर 8 कॉल उस पर करना, पहले कॉल करना और 8 कॉल को रिसीव करना, यह अपने आप में एक बड़े किसी संदेह की तरफ इशारा करता है। यह बात पहली कॉल पाकिस्तान से आई और उसके बाद लगातार क्विक सेक्शन में बहुत जल्दी 8 कॉल्स की गई पाकिस्तान। ये क्या है? पठानकोट का एयरफोर्स बेस काफी पहले से पाकिस्तान के निशाने पर है। भारत का एयरफोर्स बेस, फॉरवर्ड एयरफोर्स बेस, पठानकोट में पहले से निशाने पर है। और एयरफोर्स बेस की ताकत और लोकेशन की वजह से ऐसा है। बॉर्डर पर इतना करीब शक्तिशाली एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान की सेना की आंख में किरकिरी रहा है, लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी इसे उड़ाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आइए आपको बताते हैं कि पठानकोट के एयरफोर्स बेस में आतंकी कैसे घुसे, कैंपस के अंदर उनका मूवमेंट कहां कैसा था और वो फिर मारे कैसे गए। पठानकोट एयरबेस के मेन गेट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चार दीवारी फांदकर शनिवार की सुबह 3:30 बजे 4 हथियारबंद आतंकी एयरबेस के भीतर घुसे। वहां वायुसेना के बड़े और हल्के वाहनों का पार्किंग एरिया है। घुसते ही आतंकियों ने पहले वहां खड़े वाहनों को ग्रेनेड से उड़ाना शुरू किया, जिसकी चपेट में एक बड़ा ट्रक पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि बाकी वाहनों के शीशे टूट गए और नुकसान पहुंचा। इसी जगह से 2 गुटों में बंटकर 4 आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़े, लेकिन अफरा तफरी में वो रिहायशी इलाके से आगे बढ़ गए। तब तक एयरफोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था, लिहाजा तत्काल एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और सेना के स्पेशल फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया।
दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुके आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लेकिन उनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल रही थी। पठानकोट एयरबेस जब बनाया गया था तो उस समय यह शहर का बिल्कुल बाहरी इलाका हुआ करता था, लेकिन अब एयरबेस के मेन गेट से लगे हुए तमाम सारी दुकानें और बाजार हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी तैयार हो चुका है और पीछे का इलाका इतना सुनसान है कि जहां से आतंकवादी आसानी से घुसने में कामयाब रहे। जहां से 4 आतंकी घुसे थे, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर दीवार फांद कर आए 2 और आतंकियों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। ये दोनों आतंकी जहां से फायरिंग कर रहे थे, वहां 2 मंजिला इमारत थी जिसमें एयरफोर्स के जवान रहते हैं। हालांकि उस समय इस इमारत में कोई भी वायु सैनिक नहीं था, लेकिन उसके पास ही मेस में 3 कर्मचारी थे। 2 गुटों में बटे ये 4 आतंकी जवाबी हमले से घबराकर पास के मैदान की ओर भागे और रुक रुक कर फायरिंग करने लगे। बीच बीच में वो ग्रेनेड से हमला भी कर रहे थे। हालांकि इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर रखा हुआ था, लिहाजा भाग निकलना नामुमकिन था। घंटों चली मुठभेड़ के बाद आखिरकार ये चारों मार गिराए गए। हालांकि तब तक सुरक्षा बलों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। उधर अभी और 2 आतंकी 2 मंजिला इमारत की ओर रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे, इसलिए मेस सहित बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ा दिया गया। लेकिन एक आतंकी वहां से बचकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान वो मारा गया। छठे और आखिरी आतंकी की लाश बुरी तरह जली हुई पाई गई और उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। एयरबेस के भीतर का जो मंजर था उससे साफ लग रहा था कि इन आतंकियों को न सिर्फ फिदायीन हमले के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था, बल्कि एयरबेस पर हमला करने के लिए तमाम सारे तौर तरीके भी सिखाए गए थे। वरना सुरक्षा बलों से 2 दिनों तक लड़ना कोई साधारण बात नहीं है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। सुधाकर, क्योंकि आप वहां खुद मौजूद थे, 2 बातें कहीं असमंजस में डालती हैं। एक तो ये जो खबर आ रही थी कि 1 तारीख को ही 3:30-4 बजे तक स्पष्ट हो गया था कि वहां आतंकी घुस चुके हैं और यह तक पता चल चुका था कि जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक थिक फॉरेस्ट जोन है, वहां पर ये लोग कहीं छिपे हुए हैं और इनकी वहां पर जो मोबाइल टावर था उससे लोकेशन भी पता चल गई थी कि ये जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। लेकिन शाम को ये डिसाइड किया गया और इसीलिए वहां तब एनएसजी भी बुला ली गई थी उसी दिन। लेकिन ये तय किया गया कि अंधेरा हो चुका है और अगर अभी वो फॉरेस्ट जोन की तरफ मूव किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है, लिहाजा सुबह का इंतजार किया जाए। तो एक तो ये कि आपने उस थिक फॉरेस्ट इलाके को रात में ही घेरना शुरू क्यों नहीं कर दिया था, नंबर 1। नंबर 2, जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, उसकी अगुवाई जो कर रहे थे एनएसजी के ऑफिसर, उन्होंने ये कहा है कि 2 बातें नहीं सीखी गई। ग्रुप्स में आ रहे हैं आतंकवादी, यही देखा था हमने मुंबई के हमले में भी और अखनूर के हमले में भी कि उसमें पहले फायर ओपन करता है एक ग्रुप और दूसरा साइलेंट हो जाता है और इंतजार करता है। जब वो खत्म हो जाता है पहले वाला ग्रुप, तब ये एक्शन में आते हैं और इसीलिए इनको एक साथ कर्व कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये बात क्यों नहीं सीखी गई पठानकोट में इनसे डील करते वक्त? इनका कुछ जवाब आपको मिला वहां तहकीकात के दौरान? रक्षा मंत्री वहां पे परिक्कर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया को इजाजत दी थी। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को ले जाकर के मौका वारदात दिखाया जाए। हम लोगों को एक बस में बैठा करके ले जाया गया था इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि आप शूट नहीं करेंगे, क्योंकि कैमरा तो ले नहीं गए थे, आप मोबाइल भी नहीं निकाल सकते, इसके लिए बस में गरुड़ के कमांडो बैठा दिए गए थे। लेकिन जिस इलाके में हम लोगों को घुमाया गया, जहां पे ऑपरेशन चला था, उसको देखने से दिनेश एक बात तो साफ लगी थी कि ये बहुत प्लान तरीके से ये लोग आए थे। 4 की तादाद में जहां से घुसे थे, जहां पे इन्होंने गाड़ियों को निशाना बनाया था, ये जब पहला ब्लास्ट किया था इन्होंने ग्रेनेड से और गाड़ी को निशाना बनाया था, तब उस इलाके में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे एयरफोर्स के, वो लोगों ने वो अलर्ट हो गए थे और उन लोगों ने घेरना शुरू कर दिया था। उसके बाद अफरा तफरी में भूल गए कि इनको जाना किधर है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो था कि जो 2 आतंकवादी करीब 1.5 किलोमीटर आगे से दीवार फांद के आए थे और 2 तल्ला बिल्डिंग में आके छुपे थे, 3 डीएससी के जवानों को उन्होंने जब मार गिराया था इस मुठभेड़ में, जिसमें एक आतंकी सबसे पहले मारा गया था, उसके बाद अगर वो और आगे बढ़ गए होते, जहां पे कि ऑयल के टैंक्स है, बहुत बड़ा भंडार है, वहां MiG-21 का बहुत बड़ा बेस है, Mi-35 वहां पे लड़ाकू आपका हेलीकॉप्टर है, तो हाईली इनफ्लेमेबल जिसको कहते हैं अत्यधिक ज्वलनशील जो इनके पेट्रोल होते हैं, जो फाइटर प्लेनों में इस्तेमाल होता है, उनका बहुत बड़ा भंडार था। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर असलहों का बहुत बड़ा भंडार था और उससे अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं तो आपका रेजिडेंशियल इलाका है जहां तकरीबन 3000 परिवार रहते हैं।
सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किसी तरह से हम अपने एसेट्स को बचाने के साथ साथ इन 3000 परिवारों को भी बचाना था। लिहाजा अगर कॉर्डन आप उस तरफ से करते तो ये ज्यादा चांस था कि इनमें से ये जो हमलावर थे, आतंकी जो थे, ये रिहायशी इलाके की तरफ मूव कर सकते थे या फिर तेल के टैंक पे ग्रेनेड से या किसी लॉन्चर से फायर करके एक बड़ा विस्फोट कर सकते थे। चूंकि उसका एक नतीजा इनको देखने को मिल गया था शुरुआती दौर में ही, जबकि 3 जवान शहीद हो गए थे, लिहाजा रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया कि ऑपरेशन धीरे धीरे चलेगा, लेकिन बहुत सोच विचार के चलेंगे, बहुत सघन, बहुत सतर्क होकर के चलेंगे। वजह यह थी कि जो आतंकी बचे हुए थे दोनों, ये रुक रुक के फायर कर रहे थे। एक फायर करने के बाद पता लगा कि आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा तक चुप बैठे हुए हैं, इसलिए इसका पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्ट इनकी लोकेशन कहां पे है। और यही वजह रही है कि मी-35 हेलीकॉप्टर और मी-17 जो उड़ाए गए थे, उनसे थर्मल इमेज लिया जा रहा था कि अगर कोई छोटा सा भी जीव कहीं पे बैठा हुआ है, मूव करता है, तो उसकी एग्जैक्ट, जिसको कहते हैं ना, रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इस बात को आतंकी अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा जो छठा आतंकी जिसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, उसने कोई मूवमेंट दिखाई ही नहीं। वो जिस जगह बिल्डिंग में बैठा था वहीं पे बैठा रह गया, लेकिन उसकी बॉडी में इतना ज्यादा विस्फोटक बंधा हुआ था, ग्रेनेड उसके पास इतना था कि बड़ा हमला कर सकता था। बहुत धन्यवाद, आपसे और विस्तार से हम समझते हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है, आईबी का अलर्ट है और इसके बाद सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नोएडा एक्सटेंशन में शातिर चोरों का कारनामा। 2 घंटे में साफ किए 18 घर। कब होगी गिरफ्तारी? कब होगा माल बरामद? जवाब तो सरकार रात 8:30 बजे। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
पठानकोट एयरबेस के गेट पर एक संदिग्ध को पकड़ा गया, बैग भी बरामद, जारी है पूछताछ। हमलावरों को पाकिस्तान के एयरबेस में दी गई थी ट्रेनिंग। आतंकियों की पाकिस्तान में हुई थी 9 बार बातचीत। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला, कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार में बढ़ता है आतंकवाद। बीजेपी का पलटवार, हमारे जवानों